अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन 2019 आप जैसा कि आप जानते हैं ख़त्म हो गया। 2020 के हवाले से तमाम तर लोग जो है रेजोल्यूशंस का भी सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। साथ ही साथ जो गहरी निगाहें वो सियासी पस मंज़र पर कुछ यूँ है कि 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्लेम्स थे उस हवाले से लोग उनसे खुश नहीं हुए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादे किए थे इलेक्शन से पहले कि वो जब इलेक्ट होंगे तो वो अपने तमाम तर वादे पूरे करेंगे, एक साल में अब तक वो कुछ ना कर सके। लेकिन वो ये कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान की पॉजिटिव तरीके से जो है काम कर रही है और वो उनको कुछ टाइम चाहिए। और आज फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से यही कहा गया है कि 2020 के जो शुरू के 6 माह होंगे वो भी जो है डिफ़िकल्ट दिखाई देंगे। ये तमाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक का स्टांस है। और इकोनॉमी के हवाले से IMF ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जो है जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह भारतीय लॉबी बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दी, कॉन्स्टेंटली उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट में धकेलने की भी कोशिश की FATF की, लेकिन FATF के जो पॉइंट्स थे उसमें पाकिस्तान ने खुद को क्लियर कर दिया और पाकिस्तान ने ये जाहिर किया कि पाकिस्तान जो जितने सारे पॉइंट्स हैं जिस पर FATF पाकिस्तान को कंसर्न शो कर रहा है, पाकिस्तान उस पर कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। तो इसीलिए पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में नहीं गया इवेंचुअली। लेकिन साथ ही साथ अब भी यही एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक कंसर्न है कि आखिर ग्रे लिस्ट से भी हमारा नाम कब निकलेगा, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी कुछ बेहतर दिखाई दी जो पिछले साल हैं। अब हम थोड़ा सा ज़रा पॉजिटिविटी की तरफ अगर बात करें कि ये तो ओवरऑल सिचुएशन थी कि मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ता रहा, लोग खुश नहीं थे और इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामने नज़र ना आई। लेकिन जो पॉजिटिव डेवलपमेंट थी इस एक साल की वो कुछ यूँ थी कि जो फॉरेन पॉलिसी थी उससे लोग सेटिस्फाइड दिखाई दिए। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उन्होंने खुद फॉरेन पॉलिसी में बहुत पिवटल रोल प्ले किया। साथ ही साथ जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनका भी काफ़ी इसमें क्लियर स्टांस दिखाई दिया जनरल असम्बली में, US जनरल असम्बली में और सिक्योरिटी काउंसिल में और तमाम तर पीस के जहाँ पे डायलॉग्स होते हैं वहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। कश्मीर पॉलिसी के ऊपर कोशिश की गई बातचीत करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आर्टिकल 370 को जब रिवोक किया गया तो कश्मीर में हालात और भी बदतरीन होते चले गए और कश्मीर के हालात अब भी बदतरीन होते जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो एक न्यू पॉलिसी इसके ऊपर जो है काम करेंगे कश्मीर के हवाले से। साथ ही साथ एक अच्छी खबर ये रही 2019 में कि MiG-21 को जो है मार गिराया पाकिस्तान एयरफोर्स ने और एक बार फिर साबित कर दिया कि हमारी अफवाज पाकिस्तान सबसे बेहतरीन है। DGI SPR ने पाकिस्तान मीडिया की कोलैबोरेशन में रहकर पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, जबकि भारतीय मीडिया जो है वो एग्जैजरेट करता है, झूठ बोलता है और सिर्फ मोदी के प्रोपेगेंडा के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ जो है PSL का जो सीजन 4 था वो भी कुछ अच्छा रहा। श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के दीगर और मैचेस हमने देखे, क्रिकेट के ऊपर बहुत सारी डिबेट हुई। ये तो तमाम सिचुएशन थी 2019 की। उम्मीद करते हैं कि 2020 में कुछ प्रोडक्टिविटी आएगी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, तज्जियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं वीर जी कोहली साहब, माविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध, और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आगाज़ करूंगी मैं आपसे वीर जी साहब, क्या कहेंगे आप 2019 की कुछ जो पॉजिटिविटी है उसके ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि MiG-21 का मार गिराना, पाकिस्तान एयरफोर्स का DGI SPR की मीडिया के साथ कोलैबोरेशन, इस पे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखो, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज, कोई शक नहीं है इसमें कि प्रोफेशनली उन्हें अपने आप को मनाया पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं पाक फ़ौज की कि वो प्रोफेशनली बहुत एक्सपर्ट हैं और वो उनको अपना काम करना आता है। जब भी हमारा दुश्मन को, और यही वजह है कि आज तक हम महफूज हैं अपने आसपास चारों तरफ, जब हमारे दुश्मन और अपनी साजिशें हों, इंटरनेशनल लेवल पे साजिशें हो रही हों, तो इस तरह जैसे, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि अगर मैं नेगेटिव साइड आ जाऊं कि पाकिस्तान की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि जो 2019 है उसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ पाकिस्तान में बोले गए। और पाकिस्तान, मैं आऊँगी नेगेटिव बात पे, हम पूरा साल करते हैं, थोड़ी सी अच्छी खबर पे बात कर लें। MiG-21 पाकिस्तान के लिए एक एजाज़, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एजाज़। साथ ही साथ DGI SPR की जो कोलैबोरेशन थी मीडिया के साथ, जिसमें उन्होंने पूरी साइट का विजिट कराया जहाँ पे 2 कौवे मरे हुए पड़े थे, जहाँ पे भारतीय मीडिया कहता है कि 250 लोगों को जो है यहाँ पे मार दिया है और इतनी कैजुअल्टीज हुई हैं। ये तमाम तर भांडा
चेहरा फोड़ दिया, हमने भारतीय मीडिया का चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने इसको छापा, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मैंने कह चुका कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस लेवल पे जो हमारा जो पाकिस्तान आर्मी है वो प्रोफेशनली उन्होंने खुद को मनाया है। तो उन्होंने जब वो इस तरह की साजिशें हुई हैं तो पाकिस्तान आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पीएसएल को कैसे देखते हैं आप? पीएसएल का सीजन बैक टू बैक हम देख रहे हैं हर साल, क्या ग्रो करता दिखाई दिया आपको? हाँ, क्योंकि देखो जो प्रोफेशनल उनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, चीज़ें वो ग्रो हो रही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है ना, इसमें तो दो राय नहीं है कि उस पर हम सलाम पेश करते हैं। हमारे इदारा है हमारा और बहुत मजबूत इदारा है, तो अपना इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने। वीर जी, क्रिकेट पर क्या निगाह रखते हैं आप? पीएसएल हुआ एक बार फिर और अच्छे से हुआ, अब फर्दर जो होने जाएगा पीएसएल, उसका जो है कम्प्लीटली मुल्क में जो ऐलान हो गया है कि मुल्क में ही होगा और इस पर और प्रोडक्टिविटी सामने आएगी, इस पर क्या कहेंगे? क्रिकेट के हवाले से आपको कुछ कंसर्न्स है या 2019 अच्छा रहा क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के हवाले से? श्रीलंका का आना तो ये मेरा ख्याल है कि 10 साल के बाद शायद आया, तो ये 10 साल के बाद क्रिकेट का पाकिस्तान में आना ये बहुत अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जिस तरह कहा जाता था, जाहिर ये भी हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं या जो साजिशें होती हैं वही इस तरह के अफवाहें फैलाते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क आप ना जाओ, लेकिन ये 10 साल के बाद ये शुरू हुआ, ये बहुत अच्छी क्या शुरुआत है और होनी चाहिए। बाकी और ममालिक के जो खिलाड़ी हैं, टीमें हैं, वो भी आए पाकिस्तान में और हमारे इदारे हैं बड़े स्ट्रॉन्ग के लिए भी आपने 2019 को अच्छा साल समझा? हाँ, ये क्योंकि शुरुआत हुई ना, 10 साल के बाद शुरुआत हुई। डॉक्टर साहब, क्रिकेट के हवाले से जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका जो है हमारे पास आई श्रीलंकन टीम और मैचेस हुए और एक पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का जो है गया, क्या पर्टिकुलरली पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज गया है या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी अच्छा रहा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। क्रिकेट के हवाले से बात होगी तो यकीनन बात दूर तक चली जाएगी और जो 2019 का साल आपने तज़किरा फरमाया, बेहतरीन साल पाकिस्तान के लिए था। क्रिकेट की पाकिस्तान वापसी, क्योंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की शहर क्रिकेट है। पाकिस्तान खैबर से लेके, कराची से लेके खैबर तक अगर एक धागे में पिरोया जाए तो वो क्रिकेट का धागा है। और हमारे वजीर आज़म ने जो ऐलान किया था PSL 4 के सीज़न के अख्ताम पर कि PSL 5 का पूरा सीज़न पाकिस्तान में होगा, ये बड़ी बात है, ये बड़े दिलगुर्दे वाले लीडर का काम है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की इसमें जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने PSL के 8 गेम्स PSL 4 के पाकिस्तान में कराए, श्रीलंका की सीरीज़ पाकिस्तान में कराई और खुशअसलूबी से श्रीलंकन कप्तान टेस्ट मैच खेलने के लिए आता है जिसने T20 और वनडे का बाइकाट किया और आगे कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला यह था कि मैं T20 और वनडे खेलने नहीं आया। पाकिस्तान तो जगह है रहने की, पाकिस्तान तो जगह है आने की, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बतों का कर्जदार होकर मैं जा रहा हूं। तो जितनी तारीफ की जाए कम है सिक्योरिटी इदारों की, हुकूमत की। और इसकी उसकी वजह से ये कि अवाम में जिंदगी की लहर दौड़ गई, इन बच्चों में, इन गलियों में, इन सड़कों में, इन मैदानों में आबाद होने की एक उम्मीद पैदा हो गई। इसका पूरा क्रेडिट करंट हुकूमत को, सिक्योरिटी इदारों को जाता है और सिंध हुकूमत को जाता है। कराची में गेम्स हुए, सिंध हुकूमत ने भरपूर उसमें शिरकत की है। हमारे वजीर सिंध पुलिस को तो रहने ही दें। सिंध पुलिस पिछले साल 1.5 साल से जितनी खूबसूरती से अपना काम कर रही है, जितना दिल गुर्दा लेके काम कर रही है। छोटी सी मिसाल, हेलमेट की मिसाल, मैं मुल्क से बाहर रहता हूं, मैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो तब्दीली सबसे बड़ी देख रहा हूं वो मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की चीज है। ये चीज ये सिंध पुलिस की कार्रवाई, सिंध पुलिस की मेहनतों का नतीजा है। स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर कमी आई है। आम आदमी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में सैकड़ों गैर मुल्की जो है पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं, शादी ब्याह के मौके पे आए हुए हैं, घूमने आए हुए हैं, बच्चे से मैं खुद आया हूं, अपनी फैमिली को लेके आए हुए हैं, सड़कों पे 2-2 बजे रात को बैठ के चाय खानों में चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं। इसमें सिंध पुलिस को नंबर 1 क्रेडिट मैं देता हूं, रेंजर्स को देता हूं और सिंध की जो वजीर आला है और सिंध की हुकूमत है, इसको कहीं इसका क्रेडिट कम नहीं करना चाहिए हमें। उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस शहर को एक दफा फिर अमन के रास्ते की तरफ डाल दिया। ठीक है, और ये जो श्रीलंकन टीम का यहाँ पाकिस्तान आना, इससे क्या पाकिस्तान की क्रिकेट भी इंप्रूव होगी? एब्सोल्युटली। देखिए, जब तक ग्राउंड जिसमें शादी ब्याह की तकरीबात होती थी और वलीमे हो रहे हैं और अकीके हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, अब क्रिकेट होना शुरू हो गई है। लड़कों में एक दफा फिर एक मोहब्बत और प्यार क्रिकेट का जाग रहा है। और क्रिकेट वो चीज है जो लोगों को करीब करती है। बड़ी पुरानी एक कहावत है कि जिस मुल्क के ग्राउंड्स, प्ले ग्राउंड वीरान होंगे, वहां के अस्पताल हमेशा आबाद होंगे, और जहां के प्ले ग्राउंड आबाद होंगे, वहां के अस्पताल खाली होंगे। बहुत पुरानी एक फारसी की कहावत है। तो ये क्रिकेट का आना अपने सुपर 10 साल से, वीर साहब 10 साल से लड़के जो हैं वो अपने सुपरस्टार्स को खेलते नहीं देखे। यानी कि जो टीम पाकिस्तान की खेल रही थी उसमें ज्यादातर लड़कों ने कभी अपने क्राउड के सामने खेला ही नहीं क्रिकेट। उनकी कैरियर खत्म हो रहा है, कभी खेला ही नहीं।
ये हमारे दुश्मनों की साजिश थी, जिसको हमारी सिंध हुकूमत, सिक्योरिटी एजेंसीज और मौजूदा फेडरल हुकूमत ने हाथ मिला के, जोड़ के, मिला करके खत्म किया। एक जॉइंट वेंचर था, जिसको आप कह रहे हैं कि एक जॉइंट वेंचर के जरिए सक्सेस। तो एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में श्रीलंकन क्रिकेट टीम का आना पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इमेज सिर्फ और सिर्फ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव साबित हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इससे रिवाइव होगी। हमें कॉल पे ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हुमायूं मंदोखेल साहब, नेगेटिव खबरें तो बहुत है, लेकिन पॉजिटिव खबरों के ऊपर मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूंगी कि 2019 में जिस तरह मिग-21 को मार गिराया, भारतीय जहाज को, भारतीय पायलट को भी हमने अपनी कस्टडी में रख लिया। पाकिस्तान ने गुड जेस्चर में पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उन्होंने वापस रिलीज किया, जो कि पूरी दुनिया इस तमाम तर एक पॉजिटिव चीज का गवाह हुई। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस ने भी इसको लिखा, क्या कहेंगे इस पर? जी, इस हुकूमत के फॉरेन फ्रंट पे तो कामयाबियां ही कामयाबियां हैं, क्योंकि आप इंडिया से मुतालिक ले लें, जो उन्होंने किया उसका रिस्पांस दिया, फिर इसको जिस तरह से हमने यूज किया, उसको इंटरनेशनली प्रोपेगेट किया और पाकिस्तान के लिए वो किया। फिर आप इसके अलावा आप के जो हमारे फॉरेन ट्रिप्स थे, चाइना के, मलेशिया के, तुर्की के, मिडिल ईस्ट के, फिर अमेरिका का जो ट्रिप था, पूरी दुनिया ने जितने भी बड़े रसायल हैं, जर्नल्स हैं, उसमें सब इसके अखबारात में इसके बारे में छाया हुआ है। और उसके अलावा जो OIC के इजलास में हुआ, फिर जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान खान साहब ने जो तकरीर की वहाँ पे, उसके बारे में जो आया, तो फौरन सिर्फ एक फ्रेंड ही कि इंडिया के साथ हमने किया, इंडिया तो है हमारा। और फिर अभी कश्मीर के पर जो जब इन्होंने ये आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, लेकिन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की तरफ से एक बेहतर कोशिश की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उसका रिजल्ट आया वो बाउंस बैक होके बहुत बुरा ही आया, वो पॉजिटिव तो नहीं आया। लेकिन अब इस पर बातचीत भी चल रही है, उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आएगी। इस सिचुएशन पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो इन्होंने किया उसके, जो इंडिया ने किया उसके भी तो अच्छे रिजल्ट नहीं आए। अब इंडिया में तकरीबन पूरे इंडिया में हर जगह बहुत सारे स्टेट में उनके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, 30 के करीब लोग मर गए हैं। वहाँ पे चाइना और लद्दाख में एंट्री का सोच रहा है, और उसके अलावा पूरी दुनिया में उनके खिलाफ बात की जा रही है। जापानीज विजिट था प्राइम मिनिस्टर का था, वो मंसूख हो गया, और बहुत सारे उनको हर फ्रंट पे अब मसले मसाइल दरपेश हैं। तो इंडिया इतना आसान नहीं है कि ये जो उन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया उसके कोई अच्छे नतीजे नहीं, तो उनका नुकसान होगा। कश्मीर एक दिन आजाद होगा। हुमायूं साहब, वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स फोरम में पाकिस्तान की जो रैंकिंग, जो कि बहुत बुरी रैंकिंग थी, उसको भी रैंकिंग को भी जो हमने बेहतर देखा, और पाकिस्तान का इसमें एक ये कहा गया कि जो कि पाकिस्तान में एक टेरर की वेव थी वो भी खत्म होती दिखाई दी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, वो जो मैं पढ़ रहा था लाहौर के, जो स्पेशली उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव किया, उससे पाकिस्तान इसमें क्राइम रेट में बहुत नीचे चला गया। बहुत सारे बड़े शहरों से, दुनिया के लंदन, दूसरे बहुत सारे अमेरिका के शहर, उनसे ज़्यादा महफूज समझा जाता है। और ये रिपोर्ट्स जो है ना, पूरी दुनिया में जो मुल्क हैं, जो डेवलप मुल्क हैं, वो अपने शहरियों को जब वो विजिट करते हैं बाहर, तो उनको वो ये रिपोर्ट फॉलो करते हैं। इस्लामाबाद में इसी तरह से कमी आई, और उसका इंशाल्लाह पूरे पंजाब में और दूसरी जगह भी आएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसमें वर्ल्ड बैंक ने अपना रिपोर्ट शाया किया, उसमें पाकिस्तान ने 28 पॉइंट इम्प्रूव किया। यानी पाकिस्तान काफी मुल्कों से पहले अब 108 पे था, और पहले 126 तक कितना था, मुझे यानी तकरीबन 28 पॉइंट इम्प्रूव किया। इस तरह से काफी सारी चीजों में पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया। करंट डेफिसिट
को बिल्कुल खत्म किया है। उसके अलावा साहब, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बाज़ाहिर तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो समिट रिसेंटली समिट कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स रहे अपोजिशन जमातों को भी और लोगों को भी, कि क्यों खान साहब ने वहाँ पे शिरकत नहीं की, और आखिर क्या ये ब्लैकमेलिंग से सऊदी अरब की ब्लैकमेलिंग से हम कब निकल पाएंगे। ये कंसर्न जो है अब बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जा रहा है। देखें, आपके पास इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो आपके इस वक्त भी फॉरेन एड पे, फॉरेन लोन्स पे आपका इन्हिसार है। हमने तो संभाला है वो 70 साल का जो कम था, और उसके बाद हमने संभाला है, उससे हमने तो बेहतर किया है। सऊदी अरब से भी रिलेशन बेहतर है। अब ये सऊदी अरब के अपने इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो उसको एज ए लीवरेज अगर यूज कर रहा है, तो हमें तो अपने लोगों के जो जॉब्स है, उनकी अपनी मुल्क की मईशत है, उसकी फिक्र है। अगर फर्ज करें हम उनकी बात ना माने, फिर कहते हैं कि जी 40 लाख लोगों को आपने वापस घर भिजवा दिया, तो उसका फॉरेन एक्सचेंज जो रेमिटेंसेस है उसका फॉल बैक है, वो सारा मुल्क के ऊपर। जी हुमायूं साहब, मैं आपसे यहीं से कनेक्ट करूंगी। वीर जी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो आप लोग वजारतों की पेशकश कर रहे हैं और आगे से जो रिबाटल आ रहा है एमकेएम का, वो कहते हैं कि हम भूखे नहीं वजारतों के, ये क्या सिचुएशन है? क्या वाकई हुकूमत गिर सकती है सिर्फ और सिर्फ एमकेएम को वजारतों में शामिल करने से? देखो, वो चेयरमैन साहब ने जो बात की थी वो कराची के हवाले से, कराची में ही कोरंगी में एक इफ्तिताई प्रोग्राम था, तो 4 मेगा प्रोजेक्ट थे जिनका इफ्तिताह था, तो वहां पर उन्होंने बात की कि क्योंकि हाथ मिला के काम कर लेना, नहीं ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, देखो, उन्होंने कहा था कि क्योंकि कराची में मेयर उनका एमकेएम का है, तो उन्होंने कहा था कि आओ कराची को ठीक करने के लिए हमारे साथ मिलो, वहां पर कुछ नहीं होने वाला। देखो ना, मुझे नहीं पता ये फिगर्स की गेम में मैं नहीं पढ़ता, लेकिन हकीकत ये है साहब, जो जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा है ना कि आप अभी हमारे साथ जो है जॉइन हैंड्स बतास और हमारे साथ काम, हम आपके साथ काम करने के लिए रेडी है, लेकिन आप लोग लालच देकर उनके साथ मतलब शमूलियत करके फिर आप चाह रहे हैं कि फिर काम करें, ऐसे ही नहीं करना। जब ये बारिशों में यहाँ पानी के इश्यूज थे, तब हम यहाँ पे काम कर रहे थे, सीएम साहब ने ड्यूटीज लगाई हुई थी, उस वक्त हम ये लोकल गवर्नमेंट को और मेयर्स को और सबको कह रहे थे कि भाई ये कराची सिर्फ किसी एक का नहीं है, सबका है, तो आओ सब मिलकर काम करते हैं। हमने कभी कहा, तो हमने तो हमेशा कहा साथ मिलकर, हमने ये कहा है कि अगर आप कराची के लिए नहीं, देखो मसला लोकल गवर्नमेंट का है, लोकल गवर्नमेंट जो है कर लीजिए रिजॉल्व, वीर जी ऐसे ही रिजॉल्व कर लीजिए, साथ मिल बैठकर काम कर ले। देखो ये ऐसा नहीं चलता ना, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ कि जो बारिशों में हो रहा था काम, तो नालों के अंदर जो पत्थर और बोरियां हम पूरी निकाल रहे थे, मैं आई विटनेस उसका, हमने खुद खड़े होकर निकलवाई हैं। तो वो एक जो जिसकी जिम्मेदारी बनती है नालों साफ करना, वो बंदे नाले पानी वो डला रहे हो, उसमें पत्थर फेंक रहे हो ताकि ये पानी गिरे और कराची में पानी भर जाए, ताकि सिंध गवर्नमेंट की बदनामी हो, फेलियर हो। तो ये चीजें तो हम यही कह रहे हैं कि मिलकर करते हैं ना, मिलकर करते हैं, कराची सबका है, तो मिलकर कर लेना। ये लालच देना जरूरी तो ये मैं जानना चाह रही हूँ। देखो, जब ये जरूरत क्या है इसकी कि आए हुकूमत गिराते हैं, इनको गिराते हैं, हमारे साथ आए, हम आपको वजारतें देते हैं और फिर काम करते हैं। काम ऐसे ही कर लेना। वो तो हम कह रहे हैं ना, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर जो हशर हुआ है पाकिस्तान का, नहीं तो उससे पहले इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ना, अपनी बारी में बात कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ ना कि पेरिस, मैंने लफ्ज भी इस्तेमाल किया प्रोग्राम्स में, देखो नहीं 30 अरब पाकिस्तान की तारीख में आज तक कितना कर्जा था? 30 अरब डॉलर, और अभी पिछले 6 बिलियन डॉलर एक दिन में देना पड़ रहा है। 41 अरब 11 अरब डॉलर 1 साल का हुआ है, 41 अरब अभी है, तो ये 1 साल की बात है। और दूसरा ये नहीं, देखो नहीं, कोहली साहब आप अपनी बारे में बात कीजिएगा। तो नाम इतना अच्छा आपका, क्योंकि विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो आपसे आर्ग्यू करते हुए मुझे डर लगता है कि कोहली की कहीं बेहुरमती ना हो जाए। प्यारे भाई, हम पेरिस में नहीं रह रहे थे, ये 1 साल पहले ही खान साहब आए, समझाए ना, आपकी कितनी हुकूमतें बनी है। आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, मुझे नहीं, मैं बता दूं, बेनजीर साहबा, बीबी रानी शहीद की हुकूमत थी, उसके बाद आपकी गिलानी साहब की हुकूमत थी, जरदारी साहब बादशाह थे इस मुल्क के। प्यारे भाई, ऐसा ना कहो कि 1 साल के अंदर ही सब कुछ खराब हो गया। आम आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है? 70 साल की तारीख में जिस तरह कश्मीरियों के साथ मसला हुआ है, जिस तरह ज्यादती हो रही है, 70 साल की तारीख में 70 साल का इंडिया को हिम्मत, मोदी दरिंदे को 70 साल में इतनी जरूरत नहीं हुई जो आज हो रहा है। कश्मीर में हाल तो यही था ना, बस डिफरेंस ये था 370 रिवोक नहीं हुआ था, हाल यही था, हिम्मत नहीं हुई थी, उनको जरूरत नहीं हुई थी, इस दफा उन्होंने कर दिखाया। यही मोलेस्टेशन थी, यही लोगों के ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल था, यही बॉम्ब्स का इस्तेमाल था। सिर्फ फर्क इतना था कि उन्होंने अपने आइन के अंदर तरमीम नहीं की थी, बस। अब आइन ये मामूली बात है, इसको आप मामूली बात समझ रहे हैं। सर सुन लेना, पूरी बात सुन ले। प्रैक्टिकली ये सब हो रहा था, ऑफिशियली नहीं था।
डिफरेंस इतना है कि उन्होंने अपनी जो उनकी कश्मीर लड़ रहे थे अपनी आजादी किताब है उसके अंदर उन्होंने चेंज कर दिया। कश्मीरी अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे और पाकिस्तानी अवाम बुरहान वानी और ऐसे ही कितने फ्रीडम फाइटर्स ऐसे ही तो नहीं शहीद हो जाते ना। जाहिर है जो बंदा इनकलाब मांगता है, इनकलाब तो जाहिर है वो ऐसे भीख में नहीं मिलता है ना, जिद्दोजहद तो करनी पड़ती है, वो दुनिया भर में हुई है, जहां भी इनकलाब आए हैं जाहिर है आप पूरी दुनिया का मिसाल है। लेकिन मसला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को इससे पहले इस तरह की जुर्रत नहीं हुई। यहाँ हम पता नहीं, यहाँ इमरान खान साहब की एक स्पीच, फिर वापस आए, फिर दोहल बजा के उन्हें वेलकम कर लिया, क्या जीत कर आए, वापस पता चला कि कश्मीर ने सारा कुछ। जी साहब, मौलाना साहब ने ये 10 साल कमेटी में, कश्मीर कमेटी में रह के क्या कर लिया? आप लोगों ने एक बार भी उनसे जवाब मांगा कि आप क्या करते हैं? सिर्फ डीजल बेचते हैं और डीजल वो आप उनसे मालूम कर लें, उनका मौकूफ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हमने ये किया कि हम कोई भी पाकिस्तान की जितनी पार्टी थी, पीटीआई के अलावा जितनी पार्टी थी, उनकी हुकूमत के दौर में पाकिस्तान की अवाम, सब गवर्नमेंट, सब एक पिच पे खड़े हुए थे और इंडिया को ये जुर्रत नहीं हुई आज से पहले पूरी तारीख में, आज एक साल के अंदर। और वो इसलिए जुर्रत इसने देखें इसलिए हो रहा था, नहीं बॉम्ब्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये जो आइन को पूरा चेंज करना और लद्दाख को अलग कर देना, ये डिवाइड कर देना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरह से चीजें की हैं। और आपको पता है कि ये जब इलेक्शन हो रही थी मोदी की, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अल्लाह करे मोदी जीते ताकि सारे मसले तो डिप्लोमेसी होती है, आप भी जानते हैं, आप लोग भी ऐसी बातें करते हैं ना। कर दिया ना, आप उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी ना, इमरान खान की ख्वाहिश पूरी हो गई। बात करते हैं ना सर, आप लोग भी करते हैं, वो भी करते हैं, तो आप लोग की डिप्लोमेसी का तरीका कार है कि थोड़ा कुछ अच्छे बोलना। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मसला ये है कि कोहली साहब ने बहुत अहम नुकात के ऊपर रोशनी डाली है। कर्जों की सूरत हाल और ये और वो सब चीजें ठीक है, 370 रिवोक हो गया, ये हो गया, ये रातों रात के काम नहीं है, ये बात हम जानते हैं कि कश्मीर पॉलिसी लंबी पॉलिसी होनी चाहिए थी, 10 साल 20 साल की पॉलिसी होनी चाहिए थी, कभी कोई पॉलिसी नहीं बनी। 100% ये अपने मोदी साहब पिछले 60-70 वर्षों से इस पे काम कर रहे हैं। ये नहीं हुआ कि जनाब अचानक इमरान खान आए, इमरान खान ने उनको कहा भाई जाओ कर दो 370 रिवोक कर दो। अरे भाई उनके घर की खेती है कोई, ऐसे इतने मजे नहीं आ रहे। बात ये थी कि 70 साल पहले ये आरएसएस बनी थी, उनकी आइडियोलॉजी थी, वो हिंदुत्व के ऊपर काम कर रहे हैं। 2/3 उनको मेजोरिटी चाहिए थी, 2/3 मेजोरिटी जिस दिन आई उन्होंने अगले दिन इसको कर दिया। हो सकता था कि इस वक्त यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, नवाज लीग की होती है, इत्तेफाक से वो पीटीआई की हुकूमत है। हम क्योंकि यहाँ पे हमने आरएसएस की फिलॉसफी के ऊपर बात की, क्योंकि मेरे बहुत सारे, ज्यादातर तो बुरा भला ही बोलते हैं इंडिया के जो फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे फॉलोअर्स भी हैं जो कि मुझे अच्छी पॉजिटिव ट्वीट्स करते हैं। वो उन्होंने मुझे खुद बताया कि हिंदुत्व की फिलॉसफी आरएसएस की, दैट्स कंप्लीटली ऑन एक्सट्रीमिज्म। वो कैसे यहाँ पे मुसलमानों का, अभी आपने रिसेंटली देखा एनआरसी और जो सीएबी, ये तमाम तरह सिचुएशन बिल की सूरतों में, ऑर्डिनेंस और एक्ट की सूरतों में जो आपने सिचुएशन देखी, इसमें वो मुसलमानों की क्लेंजिंग करें, फिर वो दलित्स की क्लेंजिंग करेंगे, फिर वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को खुश रखेंगे और बाकी सबको क्लेंस कर देंगे। और सिंपली ये एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद के ऊपर है कि सिर्फ और सिर्फ उस सरजमीन पर हिंदू को रहने का हक है। वो हिंदुइज्म की बात नहीं हो रही, वो एक फिलॉसफी है। जिस तरह हर मजहब में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो वहां पे शर फैलाने को फरोग दे रहे हैं। ये फिलॉसफी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वहां पे मुसलमानों को तकलीफ दे रहे हैं। आप ट्विटर देखिए, आज तक वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पे महफूज नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आज का प्रोग्राम हम हिंदुत्व पे क्यों कर रहे हैं? हम बीजेपी पे क्यों कर रहे हैं? हम पाकिस्तान पे करें ना, 2019 की बात करें ना मुझसे। आपने क्रिकेट की बात करी, कोहली साहब ने कनेक्ट करना पड़ेगा, हमने आप छोड़ दो उनको, कश्मीर की सिचुएशन कभी भी सामने आ रही है, आप सही कह रही हैं, लेकिन इन तमाम चीजों की वजह से कश्मीर तो एक स्टेप है। ये जो आप बात कर रही हैं, ये अगले स्टेप वो फौरन उठा गए। लेकिन मसला ये है कि उन लोगों वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और जिस तरह से कौम खड़ी हुई है, जिस तरह से जामिया मिलिया के अंदर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके, आप झारखंड में, हर जगह झारखंड में इलेक्शन वो हार गए, बिहार में इलेक्शन वो हारने वाले, वो अपनी मौत के दरवाजे खुद खोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो है ओवरऑल इस तरह एमकेएम को कहना कि आप शमूलियत कर ले हमारे साथ, हम आपको वजारतें देंगे, इसको क्या आप एक अच्छा इक़दाम समझते हैं? ये हमेशा करते रहे हैं, पिछले कितने, जब से एमकेएम बनी उसमें यही करते हैं। अभी जनाब यहाँ से जनाब एनडी खान साहब चले जाते थे, कभी खुशी शाह साहब चले जाते थे, कभी मरहूम लगारी साहब चले जाते थे, सब जाके उनको मना के ले आते थे, आ जाओ 4 वजारतें और ले लो। इससे भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला यार, आम आदमी को क्या फर्क पड़ना है? इससे फिर भी काम नहीं होगा अगर वो आपके साथ आते हैं। और क्या वाकई हुकूमत कमजोर होगी?
लोगों को देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के अलायंसेस बनते हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान जिसको सबसे बड़ा डाकू कहता था, उनको उन्होंने स्पीकर बना के इत्तेहाद में बिठा दिया, वहां पर क्यों आपको क्वेश्चन नहीं है? देखो, मैं ये कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अलायंस बनते हैं, टूटते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अगर वो जिस तरह वो इमरान खान के साथ हैं वहां पर वो अच्छे हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ आ जाए तो वो बुरे हो जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। देखो, बात सही कर रहे हो, बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि देखो, इस तरह पॉलिसी नहीं बनती। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में सवाए इसके कि ये सारे डाकू है, लुट के ले गए, चोर है, फलाना है। अपना प्रोग्राम तो बताएं ना, प्रोग्राम तो बताएं कि भाई इस तरह। आप लोग अभी इस वक्त मिल बैठकर काम नहीं कर सकते? जरूरी है उनका शमूलियत आपके साथ एलाय फॉर्म करना? पहले दिन जरदारी साहब असेंबली में गए और वहां जाके उन्होंने कहा कि देखो, आपने केस डाल दिया, गिरफ्तार करवा लिया, कोर्टों में केस चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आओ, से भी तो खुश नहीं है ना? सुने ना 1 मिनट। उन्होंने कहा कि आओ, मैशत, ये पूरे 22 करोड़ लोगों के जिंदगी का मसला है, ये हमारे मुल्क की सालमियत का मसला है, आओ मैशत के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। आगे से उन्होंने क्या कहा कि देखो, ये एनआरओ मांग रहे हैं। सरदार साहब ने चलो ठीक है, एनआरओ मांग रहे हैं, नहीं करते हम। तो ये क्या बात हुई कि आप ऐसा थोड़ी होता है कि आप दोनों तरफ से, अगर गवर्नमेंट जो हुकूमत होती है ना, उसका काम होता है अपोजिशन को साथ देकर चलना। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती गवर्नमेंट को साथ चलना। ठीक है। सेनेटर हुमायूं मंदखेल साहब, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि MQM पाकिस्तान को पेशकश की गई है वजारतों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ये क्लेम किया गया है कि हुकूमत को कमजोर कर दो। तो क्या अगर वाकई वो शमूलियत इख्तियार करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो क्या हुकूमत कमजोर होगी इससे? देखिए, अव्वल तो ये इनकी सोच है, ख्वाब है। मेरे ख्याल से MQM ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। ये तो सब कुछ वो अबू बचाओ मुहिम का हिस्सा है, जिसमें उनको सिंध के फंड तो सारे हड़प कर लिया। उनको काफी नहीं हो रहे कि जी जो वफाक के फंड है वो भी इनको मिल जाए, ताकि शायद कहीं उनका जेब भर जाए, जो सिलसिला चल रहा है। और ऊपर से ये अपने ऊपर जो नैब के केसेस मैसेज है उसके ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं, ताकि फेडरल गवर्नमेंट चली जाए और उनके ऊपर जो जरदारी साहब के ऊपर ये जो फेक अकाउंट्स के केसेस हैं, दूसरे केसेस है, जो फरियाल तालपुर है, खुर्शीद शाह है, दूसरे सारे इनकी पार्टी की पूरी लाइन लगी हुई। आप देखने को एक बंदा बचा नहीं है जिसके ऊपर केसेस ना हो। वो सब उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। ये कोई उन्हें MQM, अगर इन्होंने कराची की खिदमत करनी थी तो MQM यहाँ पे उनका मेयर था, उनके साथ पहले उन्होंने कोऑपरेट क्यों नहीं किया? उनको फंड क्यों नहीं दिए? उनको हम लोग अभी फंड देंगे, हमारे साथ वो बात कर रहे हैं। और इनको वफाक की तरफ देखना पड़ रहा है MQM को। तो ये कराची से तो शुरू से ही इनका सौतेली मार का सलूक है। मुझे बता दें, कराची में कोई एक काम इन्होंने किया हो? सिर्फ कराची से उनको कोई सीटें नहीं मिली, तो इस वजह से कराची को कुछ दे ही नहीं रहे। ये सारा सिलसिला ये सिर्फ वो अपने PTI की हुकूमत खत्म हो जाए ताकि इनके ऊपर केसेस भी खत्म हो जाएं। और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो कह रहे हैं कि वो उनको कोई लालच नहीं है और वो कराची की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। और इस सिचुएशन में फॉर इंस्टेंस अगर वो शमूलियत कर लेते हैं, दोबारा मैं आपसे यही पूछूंगी, तो क्या इससे पहले तो आप कह रहे हैं नहीं करेंगे, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी यही कह रहे हैं, अब तक यही दिखाई दे रहा है कि वो नहीं करेंगे शमूलियत, लेकिन अगर वो करते हैं तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे हुकूमत के ऊपर? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे तो इस पर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर अगर वो ये समझते हैं कि जी जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, फिर उनके साथ अगर मिल जाते हैं तो फिर ये भी उसी सफ में शामिल हो जाएंगे अगर होते हैं। लेकिन हुमायूं साहब, कराची का तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। पीपल्स पार्टी की तरफ अवाम देखती है, फिर MQM पाकिस्तान की तरफ देखती है, फिर वफाक से भी सवाल करती है। कराची तो बीच में ऐसे ही लावारिस बच्चे की तरह रह जाता है, हालांकि पूरे मुल्क को खिलाता है। कराची देखें, कराची तो ये क्यों कराची के ऊपर पैसा खर्च नहीं करे? क्या उसकी शर्त ये कि MQM आकर के इनके साथ शामिल हो जाए ताकि वो PTI की गवर्नमेंट गिरा सकें? क्या ये लालच दे करके ये डील करके वो करेंगे? इनको किसने रोका? भाई सूबाई हुकूमत इनकी है। कराची वैसे भी 70% फंड कराची से जनरेट होता है, नेशनल उस पर फेडरल जो कलेक्शन है, और जो प्रोविंशियल कलेक्शन में भी 60-70% वो कराची से ही कलेक्ट हो रहा है। तो आपका जो आपके लिए कमा रहा है वो उसको तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं। और ये सबका पाकिस्तान है, जहाँ पे सिंधी भी रहते हैं, पठान रहते हैं, बलोच रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग रहते हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं। यहाँ पे पठानों का भी सबसे बड़ा शहर यही है, उर्दू स्पीकिंग का भी सबसे बड़ा शहर यही है। तो यहाँ पे जो आपको वोट ना दे, जो उसको आप उस वक्त तक कुछ नहीं देंगे या आप उनके साथ उनकी बात नहीं मानेंगे, उस वक्त तक कराची के ऊपर ये पैसे खर्च नहीं करेंगे। ये कचरा कौन उठाएगा? ये तरक्की कौन देगा? पानी कौन देगा? इन्होंने मिल करके वहाँ पे मलक रियाज के साथ पानी सारा जो K4 का था वो डाइवर्ट करके बैरिया टाउन को दे रहे हैं।
वहां पे अब उनके लिए एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो कि मंदिर नदी के साथ साथ अरबों रुपए की। तो क्या ये शरायत है कि आप लोगों के साथ इस तरह से करते हैं? एक शहर जो आपको कराची का बहुत पोटेंशियल है, अगर आप कराची को डेवलप करते हैं तो उस मुल्क का फायदा होगा, अगर आप कराची को डेवलप नहीं करते तो उस मुल्क का नुकसान होगा। ठीक है, यहीं से कनेक्ट करेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना है और ब्रेक के बाद जो है हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम 2019 के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उसकी सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे थे। सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से आज भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा का यही कहना है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी और जो नैब ऑर्डिनेंस में उन्होंने अमेंडमेंट्स किए उसको वैसे ही रखेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नैब में अगर कोई बेहतरी कर सके, इसको ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए तो वो चेंजेस तो आ सकती हैं, लेकिन इसको खराब हम नहीं करेंगे। बाकी ये है कि नैब के ऊपर भी एक बहुत लोड है। लेकिन ऑपोजिशन खुश क्यों नहीं है? ऑपोजिशन पहले खुद कह रही थी ना कि इंतकामी कार्रवाई करता है नैब और हाथ डालते हैं बगैर इन्वेस्टिगेशन के, रवैया दुरुस्त नहीं होता। तो अब ऑपोजिशन खुश क्यों नहीं है? क्या चाहती है आखिर ऑपोजिशन? देखिए, ऑपोजिशन से हमने कहा कि जी आप आए, इस लॉ को चेंज करते हैं। अब वो लॉ टोटल अपने फेवर में चेंज कराना चाहते हैं, अब वो तो मुमकिन नहीं है। हमने उनको कहा, इसीलिए फिर ऑर्डिनेंस इसी वजह से आ रहा है, आप इसको पास कराने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। तो ये जो इंतकामी कार्रवाई वाली बात है ना, ये तो जिस किसी को भी आप पकड़ लें, आप आदि बहुत सख्त हार्डेड क्रिमिनल जिसने कत्ल किया उसको पकड़ ले, वो भी इनकार करेगा कि मैंने कत्ल नहीं किया और मेरे खिलाफ ये साजिश है, किसी ने मुझे फंसाया है या ये तो साबित होंगे तो फिर पता लग जाएगा कि क्या साजिश थी क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मंदोखेल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। वीर जी, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई उसको जो है आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वेलकम नहीं कर रहे, आखिर क्या चीज़ें उसमें आपको बुरी लग रही है इस वक्त? देखें, सबसे पहले तो उन्होंने जिस तरह पॉलिटिकल टारगेट बनाया लोगों को, अपोजिशन को खास तौर पे, तो जरदारी साहब को उनको जेल में डाल दिया। कोई चीज साबित नहीं हुई, बेल हो गई। आपको पता है, मैं वकील हूँ, बेल उस केस में होती है जिस केस को जिसमें वीक पॉइंट्स हो, अदरवाइज बेल नहीं होती है। तो जो बेल होना इसका मतलब होता है कि केस कमजोर है। लेकिन तो सर ऐसी बात तो ना करें ना, ये विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान, बेल तो हाई ऑफेंस करने वाला उसकी भी मैं वकील हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं पूरी प्रोसीडिंग। मैं कहता हूं कि जिस केस के अंदर आपको वीक पॉइंट्स मिलती हैं उस डाउट पे बेल ग्रांट होती है, अदरवाइज बेल ग्रांट नहीं होती है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? ये जाहिर है, मैं वकील हूं, मैं प्रैक्टिस में मैं डील कर चुका हूं ना। तो जिस केस कत्ल के केस में भी अगर गवाह ठीक नहीं है, गवाह के जो दो गवाह हैं उसकी कंट्राडिक्शन है बीच में, एक बात कह रहा है कि मैंने घर के बाहर देखा था, दूसरा कह रहा नहीं मैंने सड़क पे देखा था, दूसरा कह रहा मैं तो छत पे देखा था, ये डाउट क्रिएट हो गया। और डाउट जो है ना उसका बेनिफिट हमेशा अक्यूज को जाता है, तो वहां से बेल ग्रांट हो जाती है। तो बेल ग्रांट उस केस में होती है जिस केस में कमजोर होते हैं, जो गैप्स होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, जब अपोजिशन को गिरफ्तार कर रहे थे उनको उस वक्त ये मिठाइयां बांट रहे थे, कह रहे थे वाह वाह जी वाह वाह, फर्स्ट क्लास, हम कर रहे हैं। नेब की बात नहीं, हम कर रहे हैं, अगला ये होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये नंबर एक। नंबर अब जब नेब ने कहा कि अब हमारी हवाओं के रुख चेंज हो रहा है और अगर हम अपना गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं जिनके करप्शन केस हैं, रेफरेंसेस हैं, अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो हुकूमत गिर सकती है। और फिर बीआरटी का मसला है, 2-3 ऐसे केसेस हैं, परवेज खट्टक साहब के हैं, तो वो वहां पर अब इन्होंने सिर्फ ये नहीं, देखो ये ड्रामा होता है लोगों को बेवकूफ बनाने का। अब उन्होंने पता क्या किया, आप ये कह रहे हैं कि खुद को, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे, फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि खुद को बचाने के लिए इन्होंने ये अमेंडमेंट किया, लेकिन इससे तो आप लोग भी तो बच रहे हैं ना, हर दूसरे दिन हमें नहीं चाहिए ना, हमें नहीं चाहिए। जरदारी साहब ने ओपन कहा कि मुझे नहीं चाहिए, या तो ये साबित करे कि मैंने किया है या फिर मेरे से माफी मांगे कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया था मुझे, वो नहीं चाहिए हमें। लेकिन देखो इन्होंने, चले भी जाते हैं, मैं आपको एक सबूत दूं, मैं आपको सबूत दूं ये किस तरह भाग रहे हैं उससे। जो बीआरटी का मंसूबा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, ये सुप्रीम कोर्ट में अपील की इन्होंने कि ये तहकीकात रोक दी जाए, ये अपील की इन्होंने, वो अपील ऑन द रिकॉर्ड है।
तो ये किस तरह का ड्रामा हो रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं आप दोबारा यहीं से कनेक्ट करूंगी वीर जी आपसे। यहाँ पे डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि अमेंडमेंट के ऊपर ये बड़ी आप बहुत ही टेक्निकल बातें कर रही है। मैं एक आम सा पाकिस्तानी शहरी हूँ। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें 2019 की शुरू की, फिर सियासी गुफ्तगू के अंदर आप अंदर ही चली गई पूरी उसके। ये तो हमने काबिल सद एहतराम है ये लोग जो काम कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के हों या उसके हों, तहरीक इंसाफ के हों। कराची का जो मसला आपने शुरू किया था, छोटी सी ऑन अ लाइटर नोट, होता ये है कि मर्दों की बड़ी ख्वाहिश होती है दूसरी शादी करने की, तो होता उसके फवायद होते हैं, नुकसानात होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनको बड़ा शौक था, उन्होंने शादी कर ली, ऊपर वाली मंजिल में पहली बीवी को रखा, नीचे वाली में दूसरी को रखा। एक प्याली चाय मांगते थे, 2 प्याली आ जाती थी। गुलाब जामुन मांगते थे तो शाही टुकड़े भी साथ आ जाते थे। दोनों बीवियों में कॉम्पिटिशन हो गया था, तो उसका फायदा उन शौहर साहब को हुआ। कराची के साथ भी यही होना चाहिए था। प्रोविंशियल हुकूमत हमारी पीपल्स पार्टी की है, फेडरल हुकूमत PTI की है, दोनों कंपीट करते कि हम अच्छे से अच्छा करके कराची को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएंगे और इस सफर में एक दूसरे का साथी बनेंगे। लेकिन दोनों एक दूसरे के आगे अगेंस्ट खड़े हो गए, या आपस में इख्तलाफात की बुनियाद पे जो भी वजह हो। नुकसान किसका हुआ? कराची के शहरी का हुआ। वो यतीम था, यतीम है, यतीम ही रहेगा। वो मिस्कीन था, मिस्कीन है, मिस्कीन ही रहेगा। चाहे उसका कोई, चाहे उसमें आटे की थैलियां निकल रही हो, उसमें से बजरी की थैलियां गटर में से निकल रही हो। वो बारिश का जिक्र कर रहे हैं, सही कह रहे होंगे, बिल्कुल सही कह रहे होंगे। लेकिन क्या अगर लड़काना में कुत्ते के काटने से बच्चा मर रहा तो उसमें भी PTI का कसूर है, या उसमें भी नवाज लीग का कसूर है? शिकारपुर में जनाब वहां पे लड़काना बीबी शहीद का शहर, भुट्टो साहब, भुट्टो मरूम का शहर, कराची में हुए रैबीज यानी बच्चे कुत्ते के काटने से मर रहे हो जिस मुल्क के अंदर एग्जैक्टली वैक्सीनेशन नहीं है आपके पास, और आप बैठ के PTI। हाँ, मैं कहता हूँ PTI की जिम्मेदारी है, फिर क्योंकि आपको वैक्सीनेशन हमने बनानी लेनी चाहिए थी। नहीं, वो छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ ना, आप सुने तो सही ना, आप इतना गुस्सा ना करें, सर गुस्से की बात मैं आपको बताऊं बनानी लेनी चाहिए थी हमें। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किसकी है? जो पाकिस्तान की, एक मिनट बात बताओ, जो पाकिस्तान के अंदर सुने ना, एक मिनट सुन ले, आपको समझ आ जाएगी। एक मिनट सुन ले, जो पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन बनती हैं वो सिंध सूबा खरीद कर सकता है, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर से मेडिसिन आती है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो वहां से परचेज करेगी। और दो जगह से आती थी, एक इंडिया से आती थी जो बंद कर दिया, और दूसरा चाइना ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो आपने पूरी बात, मेरा और सवाल आसान कर दिया वीर जी। मैं यही आपसे बार बार कह रही हूँ कि हमने आखिर क्यों खुद नहीं बना ली? डॉक्टर्स नहीं है यहाँ पे, फॉर्मूला इतना मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर। रैबीज की एक वैक्सीनेशन क्या यहाँ पे खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते? यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, इतने सालों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो नहीं वो बाहर से लेते रहे हैं। और इस तरह क्योंकि वो इसलिए लेते रहे हैं कि लोकल जो कंपनीज हैं, यहाँ से मेडिसिन जो कंपनीज हैं, उन्होंने इस तरह की नहीं ज्यादा नहीं बनाई, इसलिए कि वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। और चाइना ने खत्म भी कर दिए क्योंकि उन्होंने वहां पर इस तरह के कुत्तों के इंसिडेंट नहीं होते हैं। तो लेकिन ये कहना कि कुत्ते क्या सिर्फ सिंध में है, क्या कुत्ते सिर्फ डेंगू जो है वो सिर्फ सिंध में है, पानी सिर्फ सिंध में है, कचरा सिर्फ सिंध में है? मैं ये कहता हूं कि इस तरह की जो मुकाबलेबाजी है उसमें बंदा कोई जंग तो जीत जाता है, मुकाबलेबाजी में जंग जीत जाता है, लेकिन लोग जो है ना, जो इलाके हैं, जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो पीछे रह जाते हैं। सिंध के शहरी पाकिस्तान के शहरी हैं, KP के, बलोचिस्तान, पंजाब, सब शहरी हमारे लिए बराबर है। हम इश्यूज पे सियासत नहीं करते हैं, हम उनमें से नहीं है जो गटर में शलवार ऊपर करके फोटो बनाए और देखे ये कचरा, ये हम ऐसा नहीं करते हैं। हमने काम किया है, जो कल आपने देखा होगा लाइव जो पूरा प्रोग्राम चला है बिलाल साहब का, उसमें 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह हुए हैं, ये इसमें अरबों रुपए खर्चा हुआ है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा। आपको क्या नजर आएगा? जो गटर में पानी बह रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि देखो 5 अरबों डॉलर जो ना वाटर प्लांट्स, वो मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगी, उन्होंने मुझे ऑलरेडी 5000 का एक 2000 मिलियन का उन्होंने मुझे डेफेमेशन सूट के लिए एक पर्चा भेज दिया है। मैं अब नाम नहीं लूंगी उस कंपनी का, यहाँ पे ये हाल है। कल उनकी करप्शन सामने दिखाई है भाई, कि वाटर बोर्ड के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही दौर की बात है, उन्होंने किस तरह एग्जीक्यूशन के लिए इतना बड़ा एक अमाउंट दिया कि आप ये 3 साल तक करें कॉन्ट्रैक्ट, फिर 2 साल बाद और मजीद कंटिन्यू करें, आप इसके ऊपर ये काम करें। जब वहां पे लोगों से जाके पूछा, वो कहते हैं यहाँ पे तो कुछ माह के लिए पानी मयसर था, और बाद में तो पानी जो है हमें वो पैसों पे बिकता था और वो खत्म ही हो गया। वहां पे जो ओवरऑल डिटेल्स आई तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो ले लिए उनकी मदद से और पैसे भी ले लिए अपने, लेकिन अवाम को कुछ नसीब नहीं हुआ। क्या अब भी ऐसा ही प्रोजेक्ट हुआ होगा? मैं कहता हूं पाकिस्तान के जो इदारे हैं, इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं, FIA है, नेब है, और अपना कोर्ट्स हैं, अदलिया है, जुडिशरी है, उन पे एतमाद है कि नहीं है? है ना आपको?
सर, पूरे पाकिस्तान को एतमाद सर है आप ना। चाहते हैं तो एक बार कंटेम्प्ट का नोटिस भी आ नहीं, जाए मैं मेरे कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि उनको आप करने देना। आपने रेफरेंस बल्कि लोगों को जेल में डाल दिया, आप उनको प्रूफ करने देना। जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक आप किसी को चोर नहीं कह सकते, किसी को डाकू नहीं कह सकते, किसी तो को यही तो करप्शन नहीं कह कह रहे हैं नैब की सकते। ऑर्डिनेंस में, यही तो कह रहे हैं कि पहले नैब जो है किसी के ऊपर हाथ नहीं डालेगी, पहले उसका एनालिसिस होगा, उसके बाद अगर लगा कि इसने पब्लिक जो ओवरऑल लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, उसके बाद अगर वो वैसा उसने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं किया तो फिर उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर उसने वाकई नुकसान पहुंचाने की नेशनल एक्सचेकर की कोशिश की है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, तो उसके ऊपर जो है लिटिगेशन। लेकिन हमें उसके तरीके का देखो, हमें एतराज ये है कि अगर इनको ये लगता था कि सही है, हम भी कह रहे थे गलत है, तो उनको आप अगर लोगों ने ठीक चेंज करना था ना। ये तो अभी आए थे, एक साल में कैसे कानून चेंज कर नहीं, देते? एक दिन में हो कर जाता दिया है ना, पार्लियामेंट। आपको वो भी पसंद नहीं है। पार्लियामेंट मौजूद है, एक दिन में हो सकता है, लेकिन लेते, आप ये लोग उस करवा लेते वक्त ना। करते करवा जब लेते अपोजिशन को जी। टारगेट बना रहे थे, उस वक्त करते। लेकिन अब अपोजिशन जेल में थे उस वक्त मौजूद है ना, आप लोग करवा नहीं, लेते ये पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते। ये जब अपोजिशन में थे तो पार्लियामेंट पे लानतें भेज रहे थे, और अब जब पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट भी मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, और ये वहां से ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, कोई पता नहीं 20-25 आ चुके हैं अभी तक। तो ये इन्होंने पार्लियामेंट को तब भी अहमियत नहीं दी कि जब वो अपोजिशन में थे तो लानतें भेजते थे, अटैक करते थे उस पे। अब जब हुकूमत में है तो पार्लियामेंट जब मौजूद है तो फिर आप वहां से ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं? आप ले आए पार्लियामेंट, वहां से डिस्कस करें, आप बहस कर लेनी थी इसके ऊपर कानून साजी। मैं कह रहा हूं लाए ना, फिर लाएं, वहां बिल आप ले आए, पार्लियामेंट के अंदर बिल ले आए, अमेंडमेंट बिल ले आए, और तमाम अगर बता दूं इसमें डॉक्टर साहब, एक तो 50 करोड़ से जो कम तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उस मौजूद पे पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ा हुआ है मैंने जी। लेकिन मैं आज दूसरी बात लेकिन एक पर्टिकुलरली देखे ना आप, तो सबको फायदा जो एक पहुंचेगा। ऑपोजिशन जमाते हैं उनका एक ही स्टांस था कि उनको पसंद नहीं है नैब जो ऑटोनॉमस इदारा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अब भी गिला जो है ऑपोजिशन जमातों का वही गिला है। तो क्या करना चाहिए हुकूमत भाई? कुछ देखिए, मेरी एक बात सुनिए, ये एक प्रोसेस इन द मेकिंग है। इसको अब आज इतना अच्छा प्रोग्राम करना शुरू किया आपने, पॉजिटिव चीजों के ऊपर आए, फिर हम इधर उधर चले गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन मेरी प्यारी एंकर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका मुल्क 70 साल पुराना है खाली। जिस मुल्क में मैं रहता हूं वहां 200 साल तक काले को वोट देने का हक नहीं था। वहां 250 साल तक यूनिवर्सिटियों में कालों को एडमिशन नहीं मिलता था। औरतों के लिए कोई जगह नहीं थी वहां पर, और रेस्टोरेंट्स के अंदर अलग सेक्शन बने हुए थे कलर्ड पीपल के। तो ये एक मुल्क है, ये इनकी पार्टी के अंदर मुराद अली शाह साहब जो है एक एनर्जेटिक लीडर हैं। कायम अली शाह साहब थे, लोगों को शिकायत थी कि जो ज़ईफ हो गए, आराम करना चाहिए। इनकी पार्टी ने अंदरूनी चेंज लेकर आए। मुराद अली शाह एनर्जेटिक हैं, जबरदस्त किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है, चीजें कर रहे हैं। हाँ, अभी हम सीख रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब हैं, कर रहे हैं काम, करेंगे, लेकिन जो बहस बराए बहस और तनकीद बराए तनकीद और सियासी नारे लगाना, इस चीज से अवाम तंग आ चुकी है। लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दें, दोनों को दें। तहरीक इंसाफ को 1 साल ही तो हुआ है यार, ये पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, इन लोगों को 4-4, 5-5 चांसेस मिले। ऑर्डिनेंस क्यों नहीं बनाए, लॉस क्यों नहीं लाए, जेलों में क्यों नहीं डाला, फांसियां क्यों नहीं लगाई? वकील भी हैं आप, कानून साजी के ऊपर 1 लाइनर दे दे, मेरा वक्त खत्म हो गया है। कि कानून साजी आखिर आप लोग क्यों नहीं करते? 10-10 साल में भी जाके एक कोई को ऑर्डिनेंस जाके बन जाता है, क्यों नहीं होती कानून साजी आखिर? आप अपना क्या कहते हैं पूरा हिस्ट्री पढ़ के देख लें। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कानून साजी, एक अदना सी वकालत की ज्यादा कानून साजी नहीं, मैं कह रहा हूँ सब कुछ क्लियर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कानून साजी देखें, सारी सिचुएशन ये जुल्फकार अली भुट्टो साहब 73 में जब आए तो उन्होंने पाकिस्तान की, इससे पहले पाकिस्तान में मुतफ़क़ा आइन नहीं था, आइन बना उसके बाद इससे पहले फेल्ड आइन आ चुका है 2 बार, लेकिन दोनों बार मुत्तफ़क़ा आइन नहीं था ना, वो अबूरी आइन था, मुत्तफ़क़ा आइन नहीं था। और दूसरी बात ये देखें कि पाकिस्तान की सोसाइटी में जो को औरतें काम करती हैं, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी कानून साजी हुई। 2010 में जो एंटी सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आया, उसके बाद एक वो सोशल एक्टिविस्ट कहती हैं कि उनको 10 साल लेके चलना पड़ा, 10 साल बार बिल साइन होते रह जाता था। तो यानी ये तो मयार है हमारे, वो वहां पर फिर रिएक्शन भी आता है ना दूसरी साइड से, वो आपको पता है अच्छी तरह। लेकिन मैं कहता हूं कानून साजी जी साहब, कानून साजी के ऊपर उम्मीद करते हैं कि 2020 में आप लोग भी काम करेंगे, हर प्रोविंशियल असेंबली काम करेगी, और इवन नेशनल असेंबली के ऊपर भी हम कुछ पॉजिटिव जो है देख सकेंगे, कोई अच्छी कानून साजी। अगर हुकूमत पॉजिटिव आ जाएगी तो हो जाएगा। हुकूमत असेंबली से भागती रहेगी और ऑर्डिनेंस की तरफ चलती रहेगी, फिर कुछ नहीं होगा। और वीर जी साहब, आखिरी जुमला बता दीजिए, अगर क्या आप लोग वाकई ऑपोजिशन का हिस्सा होते हुए कोई प्रोडक्टिव ऑपोजिशन करेंगे, वो दुरुस्त है, या फिर उसकी सरहद और इसकी सरहद नहीं मिलती, उसने इसको ये बोल दिया वो बोल दिया, ये वाली सियासत करेंगे आप लोग? जिस तरह की सियासत चल रही है और जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, जिस तरह की तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम नहीं चल सकते।
इस तरह लेकिन सिचुएशन असल में पिसेगा कौन? वही ना, दो हाथियों की आवाम लड़ाई में, पिसेगी। हाँ, लड़ाई में घास सबसे ज्यादा नुकसान घास का होता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ठीक, काशिफ thank you. साहब आपका, वीर जी साहब आपका, और सेनेटर हुमायूं मंदोखिल साहब आपका भी प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम 2019 का आज आखिरी शो है। 2020 में यानी कल नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी प्रोविंशियल असेंबलीज भी जो है कानून साजी के ऊपर काम करेंगी। नेशनल असेंबली के हवाले से भी जो है हम अच्छा स्टांस देखेंगे। ओवरऑल जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके ऊपर भी दुआ करेंगे हम सब। आप सब ने भी दुआ करनी है, मैंने भी दुआ करनी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हमें छुटकारा मिले, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से सामने आ सके, पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर सके। आज के लिए इतना ही। आप मुझे ट्विटर पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है ALVENAAGHLVina। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।